नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। आपको दुनिया में कोई भी टॉपिक पर अगर कुछ भी लिखना हो, 1000 शब्द लिखना हो, 2000 शब्द लिखना हो, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि उसमें देखेंगे कि कितना आप जो है पार्ट छोटा छोटा कर सकते हैं, किन चीज़ों को आप समझते हैं। जैसे मिथक, इनके बारे में आप बात कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिथक है या नहीं, इस पर आप बात करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जो नए युग की नारी है, आप समझ तो लें कि दरअसल क्या है, उसकी परिपूर्णता मिथक है या नहीं, वो तो एक बात की बात है। तो नए युग की नारी, उससे पहले 2 मिनट में हम ये समझ लेंगे कि दरअसल मिथक क्या होता है। अगर अंग्रेजी में बात करें तो मिथ, इसका सिंपल सा मतलब है, सिंपल सी डेफिनेशन है, वो ये है जो चीजें हैं किंतु सच नहीं है। इसका मतलब कि जो समाज में प्रचलित तो हैं मगर कोई प्रूफ नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि आप यहां लिख सकते हैं कि प्रचलित हैं। इसका मतलब जैसे जैसे ईश्वर है या नहीं हमको पता नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं भूत है या नहीं, वो भी नहीं पता। उसके बाद में सच नहीं है, इनके बारे में ही कहा गया है। इसका मतलब ईश्वर है या नहीं ये पता नहीं है, भूत है या नहीं पता नहीं है। जैसे आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि किसी के ऊपर किसी का साया है, तो वो जो साए वाली बातचीत है, इस तरीके की जो बात करते हैं गांव देहात में खासकर, तो वो वहाँ पर प्रचलित है। सच है या नहीं, और लगभग टाइम ये है कि सच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे कि ये मिथ है, ये एक मिथक है जो कि समाज में प्रचलित है। अब अगर हम इसको हटाएं और इसकी बात करें कि नए युग की नारी क्या है, नए युग की नारी किसको बोलेंगे? अच्छा, कुछ लड़के भी बोलेंगे नए युग का पुरुष क्या है, वो भी, उसकी भी बात करेंगे वो। तो फिलहाल के लिए हम लोग नए युग की नारी की बात कर लेते हैं कि किसको बोलेंगे। मेरे ख्याल से उसको बोलेंगे जो फ्री थिंकर्स हो। फ्री थिंकर्स होनी चाहिए। इसका मतलब उसके पास अपनी एक विचारधारा हो और अपनी बात वो कह सके, वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सके और अपने विचार उसके स्वतंत्र होने चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक। दूसरा, उसको पता हो कि एक इंडिविजुअल की हैसियत क्या है, यानी कि एक व्यक्ति की हैसियत क्या है, व्यक्ति की हैसियत। तीसरा हो कि वो एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जो आज के दौर में है कि लोग बोलते नहीं इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब आत्मनिर्भर होनी चाहिए। दूसरा, वो एक ऐसी विचारधारा से सहमत हो कि वो दूसरों के साथ भी बराबरी का व्यवहार करती है और वो ये भी चाहती है कि हमारे साथ भी बराबरी का व्यवहार हो। यानी कि वो बराबरी का व्यवहार अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। ठीक। उसके बाद अगर आप बात करें तो उसका जो टेम्परामेंट होना चाहिए वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसका मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नए युग की नारी की अगर हम बात करें तो वो लगभग आज की डेट में अगर देखें, चाहे वो सेना हो या कि कोई बिजनेस हो या कोई जॉब हो, हर चीज़ हर क्षेत्र में
वो अच्छा काम कर रही हैं, यानी कि हर क्षेत्र में सफल, यानी कि हर क्षेत्र में वो सफल होनी चाहिए। ये कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर ऐसा किसी नारी में आपको दिखता है, आज की मॉडर्न लड़की में आपको दिखता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो नए युग की नारी है। जैसे इसका लेटेस्ट अगर आप एग्जाम्पल देखें कुछ सालों का, तो इनमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो न्यूजीलैंड में अगर देखें आप, न्यूजीलैंड की बात अगर आप करें तो न्यूजीलैंड की जो पीएम है, जिस तरह से उसने अपने केस को हैंडल किया था, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक पुरुष होगा तो वो अपने केस को इस तरह से हैंडल करेगा। और देखिए, आप किस समाज में रहते हैं, ये सारे पैरामीटर्स हर समाज के अलग अलग होंगे। जैसे उनका क्या, वो एक को लिविंग में थी, वो एक को लिविंग रिलेशन में कई सालों से थी, फिर उनका एक बेबी भी हो गया, और उसके कुछ सालों बाद उन्होंने ये समझ में आया, उनको भी समझ में आया, और जिनके साथ वो को लिविंग में थे उनको भी समझ में आया कि अब उनको मैरिज करनी चाहिए, शादी एक करनी चाहिए, यानी कि विवाह। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हमको शादी कर लेनी चाहिए। और देखिए, एक सभ्य समाज की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है कि वो एक इंडिविजुअल को कितना स्पेस प्रदान करता है। ठीक, तो यानी कि जो अच्छा समाज है, जिसको आप बोलते हैं कि गुड सोसाइटी, अच्छा समाज, वो इंडिविजुअल को कितना स्पेस प्रदान करता है, इससे पता चलता है कि वो समाज कितना अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ अंबेडकर जी ने बोला भी कि एक अच्छा समाज वो है जहाँ पर स्त्रियों के साथ होता हुआ व्यवहार ये बताता है कि वो समाज अच्छा है या बुरा है। यानी कि अगर जिस समाज में स्त्रियों को आज़ादी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सभ्य समाज माना जाएगा, ये उनके कहने का मतलब है। तो ये नए युग की नारी ये हो गई, मिथक इसको बोलते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस ये करेंगे कि नए युग की नारी की परिपूर्णता मिथक है या नहीं है। तो एक तरफ हम लोग लिख लेंगे मिथक है, और एक तरफ लिख लेंगे नहीं है, यानी कि मिथक नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है, ये सच बात है। हम इसके समर्थन में जाएंगे और इधर देखेंगे इसके विरोध में, यानी कि पक्ष में और विपक्ष में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये सच में मिथक है। हाँ, ये मिथक है। जैसे ऐसे किसी लेडीज का नाम बताइए, ऐसे किसी महिला का नाम बताइए जिसने ज़बरदस्त तरीके से इस देश में अपना, या कहीं दूर दुनिया का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें। जैसे मुझे एक एग्जाम्पल ध्यान आता है, इंदिरा गांधी। इनसे अच्छा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि एक लेडी के आगे सब बेकार है। एक महिला इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री पद उन्होंने जब ग्रहण किया तो किसी को नहीं पता था कि इतने अच्छे नेता के रूप में उभरेंगी। जैसे आप, एक और मुझे संसद से ही याद आता है, सुषमा स्वराज। और बताइए, और कोई ऐसी महिला का नाम बताइए जिसने किसी क्षेत्र में अच्छा काम किया हो। जैसे मुझे एक नाम याद आता है, आई थिंक 2015 की टॉपर रही एक आईएएस, उनका नाम है टीना डाबी। इसका मतलब कि केवल पॉलिटिक्स में ही नहीं, प्रशासन की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, जिन्होंने अच्छा खासा नाम किया है। जैसे आप अगर फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में कहें तो एक महिला है, उनका नाम है एकता कपूर। ये वो महिला है जिसके इशारे पर कई साल टेलीविज़न की दुनिया चलती रही, जिसके एक इशारे पर सब होता रहा। ये उनमें से हैं, यानी कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है।
जैसे एक आईपीएस मुझे याद आ रहे हैं, उनका नाम है किरण बेदी। ये सारे एग्जाम्पल वो हैं, ये बताते हैं कि नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। ठीक, ये देख लीजिए, इन सब लोगों ने ये बताया है कि ये परिपूर्ण हैं, हर क्षेत्र में इन्होंने बताया है। जैसे अभी के टाइम पर अगर आप अपनी पार्लियामेंट में देखेंगे तो एक महिला रेड कलर का बैग लेकर के बाकायदा बजट पास करने के लिए जाती हैं। उनका नाम है निर्मला सीतारमण। हो सकता है मैं नाम या ना याद कर पा रहा हूं, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स दो तुरंत के तुरंत मेरे दिमाग में आए। आपके पास भी कई सारे एग्जाम्पल होंगे। एक का नाम है मेघना गुलजार, अगर आप इसके साथ में और जैसे आप साहित्य की दुनिया में कहें, साहित्य की दुनिया में अगर आपको सच में अभी का कुछ पढ़ना है तो आई थिंक एक को पढ़िए, बाबूशाह कोहली। और आपको अगर पढ़ना है तो एक को पढ़िए, मैत्रेयी पुष्पा। और अगर साहित्य के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो जहां तक मैं ठीक याद कर पा रहा हूं, मन्नू भंडारी, उनको पढ़िए। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अब अपने टाइम पे साहित्य की दुनिया में ठीक काम किया। इन लोगों ने प्रशासन की दुनिया में बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत अच्छा काम किया। ये आज के टाइम पे एक्टिव हैं, बाबूशाह कोहली एक्टिव हैं, एकता कपूर भी एक्टिव हैं। इन सब को अगर आप देखें, एक महिला देखें, एक्टिंग के तौर पर मुझे वो कम पसंद है, बट उनका जो तेज तर्रार नेचर है उनके बारे में अगर आप कहें तो एक का नाम है कंगना रनौत। एक्टर के रूप में मुझे नहीं पता कि वो कितनी सफल हैं कितनी नहीं सफल हैं, बट एक दमदार महिला के रूप में वो सफल हैं और होना भी चाहिए। इन सब के बावजूद अगर आप मुझसे कहें कि कोई एक नाम ऐसा है इंदिरा गांधी के बाद कि आप ठीक से उसको जस्टिफाइड कर पाएंगे, तो हाँ, मुझे याद आता है कि एक दलित नेता एक ऊंचे स्तर पर पहुंचना इस देश में जहां जाति पाति का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो वो बड़ी बात है। और उनका नाम है सुश्री मायावती जी। एक दलित महिला का यहां तक पहुंचना और इतनी ऊंचाई तक पहुंचना, ये एक बड़ा काम है। एक सीएम बनना ये बड़ा काम है, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। कई सारे लोग हैं, पीवी सिंधु हैं, सानिया मिर्जा जैसे लोग हैं, फिर फोगाट सिस्टर्स हैं जिन्होंने पहलवानी में ठीक काम किया। इस तरीके से तमाम एग्जाम्पल आपके पास हैं जो आपको ये बताएंगे कि नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है या नहीं। आप इनको सबको देख सकते हैं। ठीक, दूसरी तरफ कि नहीं, मिथक नहीं है। ठीक है, अगर आप शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, यहां पर होना चाहिए मिथक नहीं है, यहां पर होना चाहिए मिथक नहीं है। और यहां पर हम देखेंगे मिथक है। अब कुछ ऐसा बताइए, ये तो साबित हो गया कि मिथक नहीं है, लोगों ने अपने आप को साबित किया कि नहीं, हम मिथक नहीं हैं, हम भी एक सच हैं और आज के सच हैं। अभी तक हमने साबित किया कि नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक नहीं है। अब हम ये साबित करेंगे कि हाँ मिथक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब हम साबित करेंगे कि मिथक है।
कैसे? शुरू करते हैं फैमिली से, जो भी बात होगी वो तो, जैसे अगर आप शुरू करें परिवार से, तो देखिए दुनिया में जो डिवीजन ऑफ फैमिली है, जो डिवीजन है फैमिली का, वो दो तरह का है। एक है सममितीय परिवार और दूसरा है असममितीय। यानी सिमेट्रिकल फैमिली, असिमेट्रिकल फैमिली। ठीक, इसका सिंपल सा मतलब है कि सममिति का मतलब है कि जिसमें काम का विभाजन हो चुका है, यानी कि जो काम है इसमें काम का विभाजन हो चुका है और इसमें काम का विभाजन नहीं हुआ है। ये सिंपल सा मतलब है। जिस घर में स्त्री और पुरुष के श्रम में विभाजन नहीं हुआ है वो असिमेट्रिकल फैमिलीज हैं, और जिन घरों में ठीक ठाक विभाजन हो चुका है दोनों के काम में, तो वो सिमेट्रिकल फैमिली है। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन है। जो ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर था, जो अगर आप थोड़ी सी नज़र डालें, जो ट्रेडिशन में चल रहा था, हुआ ये होगा कि शुरुआत के दौर में जब फैमिलीज, जो परिवार बनना स्टार्ट हुआ, तो परिवार दो रीजन से तो बना होगा। एक रीजन से ये बना होगा कि मैं अपनी संपत्ति किसको दूं, और मैं अपने ही पुत्र को देना चाह रहा हूँगा, सीधी सी बात है। या उस समय रहा होगा कि पुत्री को भी देना चाह रहा हूँगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बस एक अनुमान है कि ऐसा हुआ होगा। दूसरा कि एक बेबी के होने में, एक बच्चे के होने में 9 महीने का एक जो पीरियड है, उसमें एक महिला को ठीक ठाक भूमिका निभानी पड़ती है। पुरुष की उतनी भूमिका उसमें है नहीं, या बहुत ही कम भूमिका उसमें है। यानी कि ये दोनों के दोनों बाहर जा रहे होंगे जंगल से लकड़ी लाने के लिए, तो पुरुष ने कहा होगा कि तुम घर के काम कर लो, मैं बाहर के काम कर लेता हूं। ठीक, लेकिन उस महिला के संबंध किसी और से ना हो, इसके लिए यह जरूरी था कि उसको एक ऐसी व्यवस्था में ढाल दिया जाए कि वो लोगों से दूर रहे, उस पर मेरा एकाधिकार हो। और तब जन्म हुआ होगा परिवार जैसी संस्था का। और परिवार जैसी संस्था का जिस समय जन्म हुआ, उसके लिए जरूरी था कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये कहा जाए कि इसके बाद आप किसी के साथ संपर्क में नहीं आ सकते हैं, और उस व्यवस्था का नाम है विवाह व्यवस्था। ठीक, इस पे अगर हम चाहेंगे तो अगले टॉपिक पे बात कर लेंगे। तो इस विवाह व्यवस्था से जब ये दोनों चीज़ें जब हुई कि हमारी संपत्ति हमारे उत्तराधिकारी को मिलनी चाहिए, तो एक्सेप्टेंस ये हुआ, दुनिया भर में ये एक्सेप्टेंस है। और डिवीज़न ऑफ लेबर जो दुनिया के समाजों में देखा जाता है वो इसी तरीके का है कि महिलाएं घर के काम करेंगी, पुरुष बाहर के काम करेगा। ये सामान्य लक्षण उन दिनों का होगा और तब से अब तक चला आ रहा है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब उसको सुविधा है। जैसे विदेशों में अगर आप इसमें देखें तो एक डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है, यानी कि उसको बोलते हैं बेबी सिटर, जो बाहर के देशों में दुनिया भर में मिल जाती है, उसको बोलते हैं बेबी सिटर। वो ठीक ठाक पैसा लेती हैं, जहाँ पर दोनों मेल और फीमेल दोनों वर्किंग हैं, तो वहाँ पर ऐसी सुविधाएं ठीक हैं। और आई थिंक अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो इसको बोलते हैं क्रच, यानी कि बच्चा क्रच में पल जाएगा और हम सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाएंगे। और बच्चा जो कि क्रच में पल जाएगा, आजकल दिल्ली जैसे शहरों में ये व्यवस्था है जो कि सभी के लिए है। एक बात समझ लीजिए कि भारत दरअसल क्या है। भारत में महानगर से अगर आप शुरू करें, महानगर है भारत में, फिर नगर भी है, फिर कस्बा भी है, फिर गांव भी है। अगर आप इन 4 चीज़ों में डिवाइड करें पूरे देश को, तो आपके मन में पहला सवाल ये आना चाहिए कि क्या महानगर की जो महिला है उसका जीवन और जो गांव की महिला है उसका जीवन दोनों एक है
या उसमें अंतर है? उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसमें नए युग की नारी और नए युग का पुरुष, ये बहुत दूर की बात है। इसका मतलब आज भी व्यवस्था वैसी है नहीं जैसी दिख रही है। ये व्यवस्था चेंज होगी, लेकिन धीरे धीरे चेंज होगी। हो सकता है आपको महानगर में चीज़ें ठीक मिल जाएं, नगर में ना मिलें, कस्बे में ना मिलें, गांव में भी ना मिलें। गांव में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। फिर एक चीज़ और आप देखिए कि महानगर में कोई दलित महिला हो और गांव में कोई दलित महिला हो, क्या इन दोनों की जिंदगी एक है? नहीं, जमीन आसमान का अंतर है इसमें और इसमें। हो सकता है महानगर में उसको कोई ऐसा कुछ ना बोलता हो, उसको जाति को लेकर के ऐसा कुछ ना बोलता हो, या उसको लेकर के ऐसा कुछ ना बोलता हो, बट गांव में लोग शायद बोलते होंगे। यही हाल कस्बों का भी होगा और कहीं कहीं पर नगर का भी होगा, बिल्कुल होगा। ये तो हो गई परिवार की बात। और यही सारी चीजें अगर आप परिवार पर लागू करें तो आपको एक अलग तस्वीर समझ में आएगी कि हम किस देश में रह रहे हैं। ठीक, ये हटा देता हूं। अगर आप दूसरी बात करें रोजगार में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कभी घर बन रहा हो या पड़ोस में किसी का घर बन रहा हो और वहां पर एक महिला मजदूरी करने के लिए आ गई, हम सिर्फ सिंपल सी गणित लेते हैं, मजदूरी मान लीजिए, पुरुष आ गया और महिला आ गई, आपको सच में लगता है कि दोनों की जो दिहाड़ी है, दिन का जो काम का पैसा है, वो दोनों का बराबर है? नहीं, वो बिल्कुल बराबर नहीं होगा। अगर पुरुष को 500 रुपये मिले तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति उस महिला को 500 रुपये नहीं देगा, जबकि काम उतना ही किया होगा उसने भी कहीं पर ईंटा ढोई होगी, सीधी सी बात है। तो उसको हो सकता है कि वो 300 ही रुपये मिलें, या कोई ज़्यादा ठीक हो तो वो 400 रुपये दे देगा बस। पुरुष के बराबर मजदूरी उसको कभी मिलेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर रोजगार के स्तर पर दो तरह के पद हैं, एक उच्च पद हैं और एक निम्न स्तर के पद हैं प्रशासन की दुनिया में। उच्च स्तर पर महिला और पुरुष में किसका अनुपात ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है कि आप पुरुष का जो अनुपात है वो उन सब में ज्यादा है। निम्न स्तर पर अगर आप देखेंगे तो निम्न स्तर पर महिलाओं को वो मौका दे रहे हैं। इसका मतलब ये व्यवस्था कौन बना रहा है कि उच्च स्तर पर पुरुष ज्यादा नहीं जाएंगे, निम्न स्तर पर महिला चली जाएंगी? हाँ ठीक है, क्योंकि वहां ताकत का मसला है। और देश में सबसे बड़ी चीज है, अगर आप संसद को देखें, 2 मिनट के लिए इस पर गौर करें, अगर आप संसद को देखें कैसे लोग हैं, कॉमेडी कर रहे हैं बैठ करके संसद में। यानी कि 545 सदस्य, और उनमें भी जैसे कि प्रधानमंत्री ने अभी बोला कि हम 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे, उनका कहना है कि हम पद बढ़ाएंगे, यानी कि 850 हो जाएंगे तो हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, लेकिन 545 में हम कुछ नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं? ये जो दो तरफा बातचीत है, आपको सच में लगता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट ये हो कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण तब देंगे जब 850 पद हो, 545 में हम महिलाओं को कुछ नहीं देंगे, तो आपको सच में लगता है कि ये मजाक की बात है या बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए इस बात पे? और वहाँ पर जितने भी पार्टी के लोग हैं, उसी संसद में जितने भी पार्टी के लोग हैं, वो सब तालियां बजा रहे हैं कि वाह, ये विधेयक पास ही नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि ये जो दो तरफा लोग हैं, ये आपको, हमको और हमारे घरों की महिलाओं को कभी आगे आने देंगे ही नहीं। ये सब सोची समझी सिर्फ साजिश है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आते हैं, जैसे आप कोई कहे कि ये सर्जन हैं, तो जैसे ही किसी ने कहा कि ये सर्जन हैं तो आप सब के दिमाग में आया होगा कि हाँ कोई पुरुष होगा, क्योंकि महिला सर्जन कैसे हो सकती है? क्योंकि ताकत का मसला है ना। जब और आप देखिए प्रशासन में, देखिए जब कोई आईएएस बनती है लड़की,
उसको सर ही बोला जाता है, उसको मैडम नहीं बोलता कोई, क्योंकि सर, सर का मतलब है कि ताकत। तो जिसके हाथ में ताकत है उसी का बोलबाला है, सीधी सी बात है। सुरक्षा के नाम पर, ये तो हो गया संसद की बात, फिर आप सुरक्षा के नाम पर देख लीजिए, जिस देश की राजधानी में चलती हुई बस में किसी लड़की के साथ बलात्कार हो सकता है, उसके बारे में सुरक्षा में आप क्या बोलेंगे? और फिर आप कहेंगे कि नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है, और फिर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मिथक नहीं है, ये तो सच है, वो तो परिपूर्ण हो गई है। कहाँ से परिपूर्ण हो गई है? आप उसको परिपूर्ण होने ही कहाँ दे रहे हैं? आप तो उसका रेप किए दे रहे हैं। ठीक, इसी सुरक्षा की अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब है कि एक सबसे, ये मुंह पे तमाचा है इस सिस्टम के। जिस समाज में रेप हो रहा हो, जिस समाज में रात के 2 बजे दिल्ली जैसी जगह में अगर कोई लड़की सेफ नहीं है, तो ये बेसिकली कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही, बट हरामखोरी है प्रशासन की। भ्रूण हत्या हो रही है इस देश में, यानी कि लड़की है तो मार देंगे, लड़का है तो उसको जो है पैदा करेंगे, और फिर वो किसी लड़की का रेप करेगा जा करके। क्या मानसिकता है? आप हरियाणा के आसपास, जो मैंने सुना है, मैं वहां कभी गया नहीं, जो सुना है, किसी का टेस्ट हुआ, अब लड़का है कि लड़की ये बोल तो सकते नहीं है, तो फिर डॉक्टर एक स्टेटमेंट बोलता है, उससे पता चलता है कि लड़का है या लड़की है। आप सुनिए, बोलता है मंडे को लेना, और फिर बोलता है फ्राइडे को लेना। अगर उसने कहा है कि मंडे को लेना, तो इसका मतलब है कि लड़का हुआ, और अगर उसने कहा कि फ्राइडे को आप अपनी रिपोर्ट लेना, तो इसका मतलब है कि वो लड़की हुई। ऐसा सच में होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, बट जो अगर ऐसा सच में होता है तो ये शर्म की बात है। ठीक, उसके बाद अगर आप शिक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो जितना एक लड़के की शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है इस देश में, उतना सामान्य तौर पर एक लड़की के शिक्षा में कभी खर्च नहीं किया जाता है। ठीक, क्योंकि एक मेंटेलिटी ये भी है कि वो तो दूसरे के घर चली जाएगी, दूसरे के घर चली जाएगी। इस मानसिकता ने कितने लोगों के सपने खराब कर दिए हैं। अदरवाइज आप देखें कि 12th के रिजल्ट में लड़कियां टॉप पर हैं, और इंजीनियरिंग के किसी मेडिकल कॉलेज के, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के, अब तो घर पेपर ही लीक हुआ जा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, 12th के एग्जाम में लड़कियां टॉप कर रही हैं, और इंजीनियरिंग के एग्जाम में लड़के आगे निकल जा रहे हैं। ये मसला क्या है? लड़के ये बोल सकते हैं कि असली जो है पढ़ाई लिखाई वहीं दिखती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। घर के ही लोग हो सकता है उसमें पहुंचने नहीं दे रहे हैं कि नहीं नहीं आप जो है घर पे रह के आप पढ़ाई कीजिए। फिर एक होती है आर्थिक स्वाधीनता। आजकल किसी घर में कभी कोई जमीन ली जाती है तो वो महिलाओं के नाम पर ली जाती है, इससे महिलाएं बड़ी खुश हैं। देखिए, मतलब कहना नहीं चाहिए, जो शोषण है ना, शोषण, शोषण कब जस्टिफाइड होता है? आप देखिए, इसको भी असर है इसका। एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड। देखिए, जो कंट्रोल है ना, कंट्रोल वो 2 तरह का माना गया है। एक होता है सॉफ्ट कंट्रोल, एक होता है हार्ड कंट्रोल। और अंग्रेजी की कहावत है, सॉफ्ट कंट्रोल इज द बेटर देन हार्ड कंट्रोल। यानी कि जो सॉफ्ट कंट्रोल है ना, उसमें जो मजा है वो हार्ड कंट्रोल में नहीं है। और सॉफ्ट कंट्रोल क्या है? देखो, मैंने तुम्हारे लिए जमीन खरीदी है, उसका दूसरा पक्ष ये है कि जब आप किसी महिला के नाम पर जमीन खरीदते हैं तो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो कम लगती है। उस बात से रत्ती भर मतलब नहीं है। यानी कि 4 लोग अगर ये बैठे, ये 4 लोग, और इनमें से ये महिला है और ये 3 बेचारे पुरुष हैं,
ये महिला बैठी हुई है कि देखो घर के डिसीजन में मुझे भी शामिल किया जा रहा है। ये 3 प्लान बना चुके हैं कि मुझे एक ज़मीन खरीदनी है, और महिला से तीनों पूछ रहे हैं क्यों, ठीक है ना? वो कहेगी हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए खरीदी जा रही है। तो सॉफ्ट कंट्रोल कह कर करके इस देश में आपकी अस्मिता को इतना नीचे गिरा दिया गया है कि आप अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो इन सब के बाद में लास्ट स्टेटमेंट अगर हम इसका दें तो एक पढ़िए गोदान। गोदान में एक वाक्य आता है और वो ये आता है कि औरत की जात बिना दवा दारू के ठीक हो जाती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक तमाचा है इस समाज पे, जो ये बताता है कि आपने इस सभ्यता के दौर में खुद को आगे रखने की होड़ में अपने ही बराबर जिसको आपको रखना चाहिए उसको कितना पीछे छोड़ दिया है। और जब वो अपना हक मांगने के लिए आगे आ रही हैं तो आप जैसे सत्ताधारियों के पेट में दर्द हो रहा है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि आपके दर्द नहीं होगा तो आपको दूसरों का दर्द समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।